एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं पहले से, चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हो जो शॉर्ट्स में इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको फुल लेंथ वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हो, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो जिसके थ्रू आपको अच्छे चांसेस मिल रहते हैं एडमिशन लेने के। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन 1922, ठीक है। लगभग इसको 100 ईयर से प्लस हो गया है और अभी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ उसके अटैच, मतलब काफ़ी सारे कॉलेजेस उसके अटैच में हैं, ठीक है। अभी अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पहले CUT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, CUT कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज मैं आपको सारी डिटेल्स वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप्स है, किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप एडमिशन ले सकते हो, ओके। तो हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप में होता है रजिस्ट्रेशन। आपको CUT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें आप यूनिवर्सिटी भी चूज़ करोगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी में आपने जाना चाहते हो, वो आपको यूनिवर्सिटी भी फिल करनी पड़ेगी, वहाँ पे आप फिल कर सकते हो यूनिवर्सिटी को। सबसे पहले आपको CUT का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में फेज़ सेकेंड क्या होता है, आप एग्ज़ाम दोगे। अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जब फॉर्म फिल करते हो ना, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑप्शन आप अप्लाई करोगे, उसमें चूज़ करोगे जो आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करने का ऑप्शन आता है तब। अब स्टेप थर्ड में जब आप एग्ज़ाम दोगे उसके बाद में स्टेप थर्ड में आता है फेज़ सेकेंड। फेज़ सेकेंड में क्या रहेगा कि फिलिंग द प्रेफरेंस। आप क्या प्रेफरेंस है आपकी, क्या किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, क्या क्या आपके सिलेबस, क्या क्या आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप 4 की। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी के लिए, एग्ज़ाम देने के बाद में प्रेफरेंस फिल करने के बाद में थर्ड स्टेप आता है आपका फेज़ थर्ड, जिसमें एलोकेशन होता है, सीट एलोकेशन। कि जैसे जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट रिक्वायर्ड है, अभी जहाँ पे आपने कंपटीशन किया है वहाँ पे सीट अलॉटमेंट होता है, काउंसलिंग होगी आपकी उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्टेप है, इन स्टेप के थ्रू ही आप आगे जा सकते हो। फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करोगे, एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद प्रेफरेंस फिलिंग होगी, फिर आपका सीट अलॉटमेंट होता है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मैंडेटरी है कि आपको कैंडिडेट अपीयर इन CUT UG 2024 इन दो सब्जेक्ट्स विच अपीयरिंग हैज़ पास्ड इन 12th। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आपने जो भी 12th क्लास में सब्जेक्ट लिया, अगर आप CUT एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो, तो जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो वो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है। कि आपने अगर जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, या जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं CSAS पोर्टल की। जब आप इतना तक आगे कर लोगे, एग्ज़ाम हो गया आपका, एग्ज़ाम के बाद में सीट अलॉटमेंट के बाद में जो CSAS पोर्टल क्या है, CSAS पोर्टल एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का एक पोर्टल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्टूडेंट वहाँ पर रजिस्टर करेंगे खुद को, उसके बाद ही उन्हें सीट अलॉटमेंट मतलब काउंसलिंग होगी उनकी, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज मैंने आपको अप्लाइड, मतलब जो भी आपकी फ़ीस वगैरह लगेगी वो नो रिफंडेबल है। जो भी आप रजिस्टर करोगे, जो फ़ीस लगती है कॉलेज की, वो आप में यहाँ पे नो रिफंडेबल। अगर आप इन केस अगर आपका नहीं हुआ वहाँ पे तो फ़ीस नो रिफंडेबल है। अगर हम बात करते हैं कि SC ST के लिए क्या फ़ीस रहने वाली है, अगर स्टूडेंट SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है या PWD का है, तो जो फ़ीस रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की वो 100 रुपीज़ ओनली। कितनी रहने वाली है? 100 रुपीज़। अगर हम वही बात करते हैं OBC कैटेगरी के या जनरल कैटेगरी के, तो उनकी जो फीस रहने वाली है वो 250 रुपीज़, ठीक है। जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के हैं, जब वो CSAS पोर्टल पर जाके खुद को रजिस्टर्ड करते हैं तो जो भी फॉर्म फीस लगती है, तो जब SC कैटेगरी का स्टूडेंट उसकी 100 रुपये लगती है, अगर जनरल कैटेगरी से है या OBC कैटेगरी से EWS से है तो उसकी 250 रुपीज़ फ़ीस लगती है। और ये फ़ीस नो रिफंडेबल है, ये फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। अब
प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, अब जैसे कि स्टूडेंट्स का डाउट है कि किस प्रोग्राम की, मैं इसी प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं, वो मैं बताती हूँ आपको। कुछ ये जो, अगर आप मिनट, कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी हैं और ये लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस पता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन में डिवाइड की गई लैंग्वेजेस। फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेज हैं जो कि लोकल लैंग्वेजेस हैं, एंड सेक्शन बी में 20 लैंग्वेजेस हैं जो कि फॉरेन भी हैं। और हम आगे बात करते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट से आप जो ग्रेजुएशन करना चाहते हो, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मेंशन इन सेक्शन 2 ऑफ CUET UG 2023 हैव बीन कैटेगराइज अंडर लिस्ट V1। ठीक है, जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिनकी हाईली डिमांड है, उनको V1 कैटेगरी में रखा गया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। And V2, candidate must refer to their program specific eligibility to choose the subjects in which should appear in CUET UG। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एग्ज़ाम डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा प्रेफरेंस है, उनको जो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट सेक्शन लिस्ट V1 एंड लिस्ट V2। लिस्ट V1 में हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट B1 में 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें एक अकाउंटेंसी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट स्टडी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट V1 में मिलते हैं। और लिस्ट V2 की अगर हम बात करते हैं, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट, ये सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्पेशल नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ना कैटेगराइज कर दिया गया लिस्ट V1 में, लिस्ट V2 में। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर, इसमें लिस्ट V2 की बात करते हैं तो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, नॉलेज ट्रेडिशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो लिस्ट V2 में रखे गए। ये सिर्फ आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाईली डिमांडेड की अगर हम बात करते हैं, हाईली डिमांडेड कोर्स में जो सब्जेक्ट्स है, तो लिस्ट V1 से अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो डोमेन के लिए, तो कोशिश ये करो कि आप लिस्ट V1 से चूज़ करो। ठीक है, अगर आप यहाँ से चूज़ करते हो कोई भी सब्जेक्ट डोमेन, अगर एक से ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी हाईली डिमांड है इन कोर्सेज़ की। तो अगर आपने इन सब्जेक्ट से अगर आप डोमेन करते हो तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप कोशिश करना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कि आप B1 में से डोमेन ज़्यादा चूज़ करें। अगर आपने मान लो 2 सब्जेक्ट 3 डोमेन चूज़ कर रहे हो, ठीक है, 3 कर रहे हो, तो 2 आप इसमें से ले सकते हो, 1 आप इसमें से ले सकते हो। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, अगर आपने 2 इसमें से कर लिया, 2 डोमेन में अच्छे मार्क्स आ गए, फिर वो प्रेफरेंस रहेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आपको अपना ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट डोमेन हैं, उनको कैटेगराइज कर दिया गया है 2 पार्ट्स में, लिस्ट V1 एंड लिस्ट V2। लिस्ट V1 में 18 सब्जेक्ट्स रख दिए गए हैं, लिस्ट V2 में 9 सब्जेक्ट हैं, और यही डोमेन सब्जेक्ट है। इन्हीं में से हमें चूज़ करना पड़ेगा और फॉर्म फिलिंग करते टाइम भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लैंग्वेज, अब जैसे कि लैंग्वेज का है, जब आप फॉर्म फिल करते हो टेस्ट का, तो आपको पता ही है क्या क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, कि जब CUET का आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिलिंग के बाद में जब आपका टेस्ट होगा, तो जो एग्ज़ाम है 3 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट में आपका लैंग्वेज टेस्ट है, सेकेंड आपका डोमेन है, थर्ड जनरल टेस्ट है। 3 ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, मोस्टली सभी लोगों को पता होगी या नहीं होगी, मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। ठीक है, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लैंग्वेज में करना चाहते हो तो आपके लिए लैंग्वेजेस में कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप BA ऑनर्स कर रहे हो, तो लैंग्वेजेस जैसे किसी ने अरेबिक चूज़ कर ली, किसी की बंगाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। जितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं आपकी लिस्ट, लैंग्वेज लिस्ट में आपने देखा होगा,
तो वहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई सी भी लैंग्वेज में आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हो, जैसे BA ऑनर्स करना चाहते हो। तो एग्ज़ाम का मैं क्राइटेरिया बताती हूँ। एग्ज़ाम का वही पैटर्न रहेगा, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप ये भी करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUET का, ठीक है। तो CUET एग्ज़ाम देने के लिए क्या अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, किस सब्जेक्ट का चूज़ करो जो अच्छा रिजल्ट मिले आपको, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आपकी जो डिज़ायर लैंग्वेज मतलब समझ रहे हो, जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हो, कोई स्पेनिश में करना चाहता है, कोई फ्रेंच में करना चाहता है, किसी इंग्लिश अच्छी है, कोई इंग्लिश में करना चाहता है अपने, और कि कोई जापानी में करना चाहता है, तो सबकी अलग अलग है। जो भी आपका अच्छा लैंग्वेज मतलब जिसमें आप करना चाहते हो, जो स्पेसिफिक है, जो आपकी डिज़ायर ड्रीम लैंग्वेज है, आप उसमें वो एक चूज़ कर सकते हो लिस्ट ए से, ठीक है। और लिस्ट ए में जो लोकल लैंग्वेजेस भी रखी हुई है, लिस्ट ए जो मैंने आपको आगे दिखाई भी थी, वहाँ से आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी सब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर लिस्ट V1 और V2। जो V1 का मैंने बताया था, जो डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज़ करने 18 दिए गए थे। लिस्ट V1 में 18 सब्जेक्ट्स थे और लिस्ट V2 में 9 सब्जेक्ट थे। अगर आप जब लैंग्वेज में करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें आप करना चाहते हो, वो आपने लैंग्वेज फिल कर दी फॉर्म में। अब एनी 2 सब्जेक्ट, जब आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं डोमेन के, तो आप लिस्ट V1 में जाएंगे। लिस्ट V1 से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं एंड लिस्ट V1 से आप 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो डोमेन में, अगर आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए, अगर मान लो आपने वहीं पे 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप 2 B1 से भी ले सकते हो। अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिए, आप B1 B2 से एक दोनों ले सकते हो। अगर आपने मान लो 3 सब्जेक्ट लिए, आप 1 B1 से ले सकते हो एंड 2 B2 से ले सकते हो। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर आप B1 से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा स्कोर आएगा, उससे स्कोर भी आएगा और काफ़ी सारे कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल भी हो सकते हो। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ वाइज, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सारे डिटेल बता रही हूँ, सिलेबस से लेके एंड जो भी कोर्सेज है उसके बारे में। तो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अब कॉम्बिनेशन सेकेंड की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन सेकेंड में एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो मैंने यहाँ पे बताया था, कोई सी भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। फ्रेंच, जापानीज़, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट V1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट V1 और V2। अगर आप एक डोमेन ले रहे हो तो लिस्ट B1 से भी ले सकते हो, V2 से भी ले सकते हो। अगर आप 2 ले रहे हो, B1 B2 दोनों से ले सकते हो, या B1 से भी ले सकते हो दोनों सब्जेक्ट, या B2 से ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप क्या चूज़ कर रहे हो, आप किस में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब जो आप सोच रहे हो आप किस में करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से डोमेन चूज़ कर रहे हो। तो B1 से भी चूज़ कर सकते हो, B2 से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जो स्कोर आएगा, विल बी बेस्ड ऑन बेस्ट CUET स्कोर, जो आपके CUET का स्कोर आएगा, जो भी ये कॉम्बिनेशन में आपने टेस्ट दिया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आपकी मेरिट बनेगी वो एक कॉम्बिनेशन में आपने जो टेस्ट दिया होगा CUET का, जो भी स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर ही आपकी काउंसलिंग होती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस। जैसे अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर BA प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो BA ऑनर्स इन अप्लाइड फिजियोलॉजी, BA ऑनर्स इन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री में BA ऑनर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट हिस्ट्री चूज़ करते हैं, जर्नलिज्म चूज़ करते हैं, फिलोसफी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी। ये सारे आपके कोर्सेज हैं जो आर्ट्स में आते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, BA करना चाहते हैं, BA ऑनर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स से होते हुए भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब सम स्पेशल कॉम्बिनेशन, अब जैसे हमने पीछे बताया था आपका कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं एंड आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, कुछ स्पेशल सब्जेक्ट ऑनर्स करना चाहते हो किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, तो बात करते हैं BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज भी आ रही हैं कि इकोनॉमी के लिए क्या सब्जेक्ट हम चूज़ करें जो अच्छा स्कोर करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
तो बेस्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लैंग्वेज का शुरू से लेके लास्ट तक हर जगह मेंशन है, लैंग्वेज देना मैंडेटरी है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। और आप चूज़ कौन सी लैंग्वेज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है एग्ज़ाम में, ठीक है, मतलब जब फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे। मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट V1, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिलिंग में लैंग्वेज में से एक सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको डोमेन एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच वन शुड बी लिस्ट V1, 2 सब्जेक्ट आप डोमेन और चूज़ कर सकते हो, जो कि हमने पहले ही बताया था कि आप 2, 3, 4 कितने भी कर सकते हो। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपकी है कि आप 10 तक कर सकते हो, 10 में आप 8 डोमेन चूज़ कर सकते हो, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें ना तो 2 सब्जेक्ट्स आप जो चूज़ करोगे लिस्ट V1 से भी कर सकते हो, V2 से भी कर सकते हो। तो एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट V1 से होना ज़रूरी है जब आप BA ऑनर्स इन इकोनॉमी में करना चाहते हो। अगर आप इकोनॉमी में करना चाहते हो तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो इकोनॉमी से, अकाउंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप जब भी BA ऑनर्स के लिए फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो। अब बात करते हैं BA ऑनर्स इन हिंदी पत्रकारिता। पत्रकारिता का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, जो भी स्टूडेंट पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हो हिंदी पत्रकारिता से तो आपके लिए क्या है कॉम्बिनेशन वो मैं बता रही हूँ। अगर आपने हिंदी पत्रकारिता से करना है तो आपको लैंग्वेज में हिंदी चूज़ करनी पड़ेगी जो लिस्ट A से है, ठीक है। इस लिस्ट ए से आपको हिंदी आपने चूज़ कर लिया। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट V1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट V1 और V2। यहाँ पर आपको V1 से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे डोमेन के लिए, जो हमने कोर सब्जेक्ट बताए थे लिस्ट B1 एंड B2 में। B1 में 18 है, B2 में 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आप हिंदी पत्रकारिता से करने जा रहे हैं तो लैंग्वेज तो आपने हिंदी चूज़ कर ली है, ठीक है। जब आप अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको लिस्ट V1 से चूज़ करने पड़ेंगे। अब आप एक सब्जेक्ट जो है थर्ड वो आप लिस्ट B1 से भी कर सकते हैं, B2 से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप B2 से चूज़ करना चाहते हैं तो B2 से आप फिल कर सकते हो, B1 से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 3 सब्जेक्ट B1 से ले लिए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कितने भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन सेकेंड की। तो हिंदी फ्रॉम लिस्ट A, हिंदी फ्रॉम लिस्ट A लैंग्वेज। जब आप हिंदी पत्रकारिता से कर रहे हो तो हिंदी तो आपको लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी, आपको हिंदी तो रखनी ही पड़ेगी। फिर सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट, अगर आपने ये दोनों भी दे दिए ना तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस फील्ड में जाना चाहते हो, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, अगर आपने ये वाला पोर्शन छोड़ के अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट दे दिया और जनरल टेस्ट दे दिया ना तब भी आप एलिजिबल हो CUET के थ्रू आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को छोड़ के अगर ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेते हो, ये फिल कर लेते हो, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है DU के लिए, ठीक। अब बात करते हैं BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म में, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A, क्योंकि DU में मैंडेटरी है इंग्लिश तो, बट यहाँ पे क्या हो गया था, इंग्लिश तो कंपलसरी है मोस्टली DU के लिए लैंग्वेज में, बट यहाँ पे एक ये था कि आपको हिंदी पत्रकारिता में जाना था। यहाँ पे एक स्पेशल था कि लैंग्वेज था हिंदी पत्रकारिता के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने हिंदी चूज़ किया। नहीं तो और जगह काफ़ी जगह आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट इंग्लिश ही फिल करते हैं फॉर्म में। तो हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A, लिस्ट A से आप इंग्लिश चूज़ कर लोगे। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट V1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट V1 और V2, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट V1 से फिल कर सकते हो फॉर्म में। लिस्ट V1 में जो कोर सब्जेक्ट 18 थे उसमें से 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप एक सब्जेक्ट और लेना चाहते हो, बात करें हम 3 डोमेन की, अगर आपका एक डोमेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक डोमेन में भी चूज़ कर सकते हो, कोई सी भी लैंग्वेज फिल कर लोगे। अगर आप यहाँ पे 3 डोमेन चूज़ कर रहे हो ना तो इसको 2 आपका B1 से होना चाहिए और 1 आपकी होनी चाहिए V2 से, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन सेकेंड में अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A एंड सेक्शन थर्ड। अगर आप BA प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आपने जनरल टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट दे दिया ना तब भी आप एलिजिबल हैं CUET के थ्रू एग्ज़ाम एडमिशन लेने के यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट दे दिया है,
आप एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कुछ एडिशनल कोर्सेज के बारे में। बात आ गई है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के बारे में आप लोग कितना जानते हो? अगर आप जो भी स्टूडेंट जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जिससे अच्छा स्कोर करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो इसमें मेंशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप जर्नलिज्म में जा रहे हो 5 ईयर प्लान कोर्स के लिए, तो इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए सेक्शन 3 CUET जनरल टेस्ट, या हिंदी फ्रॉम लिस्ट ए सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अगर आपने ये दोनों भी दे दिए ना, अगर आपने ये दोनों भी दे दिया तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आप जर्नलिज्म के लिए जा रहे हो ना, अगर आपने लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश ले लिया और GT टेस्ट दे दिया, अगर दोनों टेस्ट दे दिया ना तो आप एलिजिबल हो। अगर वही आपने हिंदी चूज़ कर ली लैंग्वेज में, जनरल टेस्ट दे दिया, अगर आपने ये दोनों दे दी ना तब भी आप एलिजिबल हो। कितना बेस्ट है यहाँ पे कि अगर आपने इंग्लिश भी दे दिया है और जनरल टेस्ट दे दिया, एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो। और वही है अगर आपने हिंदी लिया है और सेक्शन 3 मतलब जो CUET का जनरल टेस्ट था GT, जिसमें कि रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, GS है, इंग्लिश है, ये सारे पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने वो टेस्ट भी दे दिया ना तब भी आप एलिजिबल हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म के लिए। ठीक है, ये समझ आया आपको? अब बात करते हैं BA ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। कितनी ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, काफ़ी सारे कंपटीशन भी है इस सब कोर्स के लिए। तो आप अपना अभी से टारगेट बना के चलो, अच्छे से प्रिपरेशन करते चलो, प्रिपेयर अच्छे से करो, अपनी तैयारी पे बेस्ट ऑफ दो, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप हमसे सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अभी आप कोर्स में इनरोल भी हो सकते हो। अगर हम बात करते हैं मास मीडिया, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन की, तो क्या सब्जेक्ट्स हम चूज़ करें, कितना हम स्कोर कर पाएंगे उस अकॉर्डिंग। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन के लिए हैं तो एनी वन लैंग्वेज, जैसे जर्नलिज्म के लिए था, हिंदी पत्रकारिता का था, है ना। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इनमें आप हिंदी भी ले रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट एट द लिस्ट V1 सेक्शन 3 CUET जनरल टेस्ट। इसके लिए आप एक लैंग्वेज दे सकते हो, एक सब्जेक्ट ले सकते हो और एक जनरल टेस्ट, मतलब आपको 3 टेस्ट ही देने पड़ेंगे और आप एलिजिबल हो जाओगे मास मीडिया कम्युनिकेशन के लिए, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। समझ में आया? इसमें क्या आप एक लैंग्वेज ले लोगे, एक डोमेन जो सब्जेक्ट रहेगा स्पेसिफिक आपका, वो आप लिस्ट V1 से चूज़ करोगे, ये ध्यान रखना है आपको, V1 से चूज़ करना पड़ेगा। और तब ये आप यहाँ पर जाके तीनों का टेस्ट दे के आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन लेने के। ठीक है, अब बात करते हैं BA प्रोग्रामिंग की। BA प्रोग्राम में काफ़ी सारे प्रोग्राम, जैसे लैंग्वेज मतलब सब्जेक्ट लेते हैं, कोई ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो मैंने आगे भी बताया था आपको। अगर BA प्रोग्राम के लिए अगर आप जा रहे हो तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट V1, लिस्ट ए से एक लैंग्वेज प्लस 2 सब्जेक्ट आप लिस्ट V1 से आप चूज़ कर सकते हो। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट V1 और V2। हमने यहाँ पे 3 डोमेन ले लिए, एक लैंग्वेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लैंग्वेज लिया, 3 डोमेन हो गए। डोमेन में 2 तो हमने कहाँ से लिए, लिस्ट B1 से, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ से कर रहे हो ना, डोमेन चूज़ कर रहे हो, तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी उसके लिए रेडी हैं। और अगर आप B1 से कर रहे हो तो कोर्स तो है, काफ़ी सारे हैं, बट प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है, वो प्रायोरिटी में कौन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों का। तो B1 से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, B1 से 1 ले सकते हो, या B1 से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, B2 से आप 1 सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आप B1 से ही तीनों सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो B1 से तीनों सब्जेक्ट भी ले सकते हो। एंड अगर B2 से लेना चाहते हो तो B2 से भी आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप क्या फिल कर रहे हो फॉर्म में। ठीक है, कॉम्बिनेशन सेकेंड, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड सेक्शन 3 GT टेस्ट। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सिर्फ डोमेन ले लिए ज़्यादा, यहाँ पे आपने GT नहीं दिया, यहाँ पे GT मेंशन नहीं है, तब आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट फिल किए थे। अगर आपने यहाँ पर एक लैंग्वेज ले लिया, एक डोमेन फिल कर लिया, चाहे वो B1 से हो या B2 से हो,
और आपने जीटी टेस्ट दे दिया, आप एलिजिबल हैं बीए प्रोग्राम के लिए। आप एलिजिबल हैं बीए प्रोग्राम के लिए। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक लैंग्वेज ले ली, एक डोमेन ले लिया और जनरल टेस्ट दिया। मैंडेटरी है, अगर आपने जनरल टेस्ट दे दिया, मोस्टली मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स को कि आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप तीनों टेस्ट दो, लैंग्वेज भी दो, डोमेन भी दो और जनरल टेस्ट भी दो। अच्छा स्कोर आएगा, रैंक आपकी बढ़ेगी, आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन साइंस, जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से है वो अंडर ग्रेजुएशन 12th के बाद में कौन कौन से कोर्स कर सकता है, तो ऐसी क्वेरीज थी स्टूडेंट्स के अंदर। तो कोर्सेज़ की हम बात करें तो 30+ कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएशन में। अगर साइंस स्ट्रीम से देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बेस्ट 30+ BSc कोर्सेज फॉर 12th स्टूडेंट। 30+ जो मैंने अभी बताया था, 30+ कोर्सेज हैं BSc में जो स्टूडेंट कर सकते हैं 12th के बाद में। जो मोस्टली डिमांडिंग कोर्स है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं, फिल करते हैं और तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। तो बात करते हैं BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc इन बायोकेमिस्ट्री, BSc इन जेनेटिक, BSc नर्सिंग, BSc मैथमेटिक्स, BSc फिजिक्स, BSc इलेक्ट्रॉनिक, BSc इंटीरियर डिज़ाइन, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc केमिस्ट्री एंड BSc PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM। ये कोर्सेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड कोर्स है जो स्टूडेंट 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं इन कोर्सेज से। तो यहाँ पे हम BSc बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम का है, बायोकेमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, क्या फिल करें फॉर्म में जिससे कि अच्छा रिजल्ट आए और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है। कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए जा रहे तो केमिस्ट्री आपको चूज़ करनी पड़ेगी और आपको 12th में पढ़ी भी होनी चाहिए। अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो 12th में आपका जो सिलेबस केमिस्ट्री में आपने मतलब पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो केमिस्ट्री प्लस बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। कौन कौन से? अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए जा रहे हो तो पहला है आपका केमिस्ट्री, सेकंड में आप बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो प्लस फिजिक्स। ये 3 कॉम्बिनेशन एग्ज़ाम के आपको देने पड़ेंगे, तब आप एलिजिबल हैं बायोकेमिस्ट्री BSc ऑनर्स में। ओके। कॉम्बिनेशन सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो मैंने यहाँ पे बताया था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। यहाँ पे मेंशन है, बट क्या है कि आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, कोई सा भी आप कर सकते हो, या फिर आप बायोलॉजी ले लोगे, बायोटेक्नोलॉजी ले लोगे, बायोलॉजिकल स्टडीज़ ले लोगे, कोई एक लोगे। केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी प्लस फिजिक्स जो हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन बताया था। सेकेंड में हम आ जाते हैं तो सेम है, केमिस्ट्री रहेगा प्लस बायोलॉजिकल जो स्टडीज़ का पार्ट है वो रहेगा प्लस मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथमेटिक्स लिया था 12th क्लास में, आप यहाँ मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हो। आप ये टेस्ट 3 देके आप एलिजिबल हो सकते हो BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने के लिए। ठीक है। बट उसके लिए ना आपको प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आपने और भी वीडियोस में भी देखा होगा और देख रहे हो कि 2 बार अभी एग्ज़ाम हुआ, दूसरी ही बार में कितना कंपटीशन बढ़ गया था, कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने इनरोल किया। तो 2024 की अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आंकड़ा उससे ज़्यादा आगे जाएगा, 25 तक हो सकता है। ठीक है। ये कोई प्रूफ नहीं है, ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। तो प्रिपरेशन को अपनी अच्छे से मजबूत करो, अच्छे से तैयारी करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जमकर मेहनत करो, एक दिन अच्छा रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने BSc के प्रोग्राम्स में बताया था। और कुछ जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी।
बायोलॉजी ग्रुप की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी ग्रुप से जो भी ऑनर्स करना चाहते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं बायोलॉजी ग्रुप से, तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं जब आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं इन बायोलॉजी फील्ड में, साइंस स्टूडेंट हैं। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या करना पड़ेगा अगर आप ये भी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और सब छोड़ो, सबसे पहले आपका सीयूईटी का फॉर्म फिल करो, डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करो, वो मैं बताती जा रही हूँ डोमेन आपको कैसे चूज़ करनी है। डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करो, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद ही आप कर सकते हो। सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्वालिफाइड करना है, अच्छा स्कोर लाना है, तभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ओके, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी, आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए, सॉरी बायोलॉजी या टेक्नोलॉजी फील्ड के लिए अगर स्टूडेंट जा रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक, इन तीनों में से, चारों में से कोई एक आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, पी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड बी बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक आप सब्जेक्ट फिल कर लोगे। ठीक है, ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ये आप डोमेन चूज़ करोगे, ये आपके डोमेन में रहेंगे, और साथ में आपका लैंग्वेज देना है और जीटी भी देना है, प्लस लैंग्वेज प्लस जीटी, ये आपको देना पड़ेगा। फिर आप एलिजिबल हो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाने के लिए। ये आपको पहले करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में बायोलॉजिकल जो भी आप चूज़ करोगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लैंग्वेज एंड जीटी। Merit will be based on the CUT scores obtained from the above mentioned combination of subjects. Candidate must have obtained a minimum of 30% score if any language in any language from list A in CUET. अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज का मेंशन कर दिया, यहाँ मेंशन नहीं था बट मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि लैंग्वेज और जीटी देना मैंडेटरी है। अगर आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो तो लैंग्वेज भी क्वालिफाइंग होनी चाहिए, 30% अबव स्कोर कर रहे हो आप लैंग्वेज में, तब आप आगे टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। लिस्ट ए से आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की उसका 30% प्लस ही आपने स्कोर करना होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, मिनिमम कम से कम 30% होना चाहिए आपका। एंड लैंग्वेज और जीटी मेरिट है, वो स्कोर बेस्ड रहेगी आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम के, कि आपने जो भी एग्ज़ाम किया, जो भी आपका स्कोर रहा, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनती है। फिर ये जो काउंसलिंग होती है वो सारी चीज़ें बात की है। अभी तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, अच्छा स्कोर करना है, फिर वो हम उसकी जो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे काउंसलिंग होगी, वो सारी भी चीज़ें हम आपको बाद में बता देंगे। अभी मैं आपको कोर्स के बारे में बता रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप कोर्स के लिए क्या क्या चूज़ करो, कैसे आप एलिजिबल हो। सम स्पेशल कॉम्बिनेशन, जैसे बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस में जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई भी एक, बट मोस्टली डिमांडिंग किसकी है, इंग्लिश की, तो आप यहाँ से इंग्लिश ले सकते हो। ओके, इंग्लिश ली, बाद में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स डोमेन में आप फिल करोगे जब आप कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट V1। आपने एक लैंग्वेज ले लिया, मैथमेटिक्स से आपने एक डोमेन चूज़ कर लिया, डोमेन में आपने एक मैथमेटिक्स ले लिया, एनी 2 सब्जेक्ट, 2 हो गए यहाँ पे। अगर आपने 3 डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने लैंग्वेज ले लिया, एक मैथ ले लिया, 2 और लेने हैं, 2 लेने हैं। 2 में से आप लिस्ट V1 से भी ले सकते हो, V2 से भी ले सकते हो, एक, या फिर दोनों आप V1 से भी ले सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और प्लस जीटी टेस्ट। ओके, ये सारी चीज़ें आप देख लो कि लैंग्वेज प्लस मैथ, आपने डोमेन में से जो 3 डोमेन थे उसमें से आपने मैथ ले लिया, फिर B1 में से, B2 में से कोई भी से 1-2 सब्जेक्ट ले सकते हो या एक ले लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बीएससी ऑनर्स इन एनवायरनमेंट स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टडी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक लेना पड़ेगा आपको, और जीटी टेस्ट। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मेरिट अप्लाइड मैथमेटिक्स। अगर आपने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी, और सेकेंड कॉम्बिनेशन है पीसीएम।
पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजिकल जो भी है, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में से कोई भी एक फिल कर सकते हो। और यहाँ पे आप सेकंड कॉम्बिनेशन में आप मैथ भी ले सकते हो। अगर आपने 12th में मैथ लिया है तो आप मैथ भी ले सकते हो। अगर आपने 12th में बायोलॉजी लिया है तो आप बायोलॉजी भी फिल कर सकते हो। इससे आप इन्वायरमेंटल एंड साइंस के लिए आप एलिजिबल हो। आप बीएससी ऑनर्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्वायरमेंटल साइंस में कर सकते हो। और merit will be based on CUET scores obtained from the above mentioned combination, 31% score in any language of list A in CUET। और इसमें भी लैंग्वेज का है कि आपको लैंग्वेज में मिनिमम 30% स्कोर करना पड़ेगा, फिर ही आप एलिजिबल है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन कॉमर्स, अब हमने बात कर ली टेक्नोलॉजी की, साइंस की, आर्ट की। अब बात आ रही है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि अब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स क्या करें, क्या फिल करें, क्या उनका स्कोर रहने वाला है, कैसे वो एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या फॉर्म में फिल करें, क्या उनसी क्लासेस आपको प्रोवाइड, मतलब कैसे एडमिशन लेंगे। तो उसके लिए बीकॉम अगर करना चाह रहा है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, बीकॉम करना चाह रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आप लिस्ट ए से कोई सी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज ले ली, लिस्ट ए से एक लैंग्वेज ले ली, दो सब्जेक्ट मैंने डोमेन के B1 से ले लिए। अब बात आ रही है एक डोमेन सब्जेक्ट की, वो हमें लेना है या तो हम B1 से ले सकते हैं या B2 से। तो हमें यहाँ पे एक डोमेन लेना है, या तो हम B1 से ले सकते हैं या हम B2 से। ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पे, क्या कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, आप किस में अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो आप किल कर सकते हो। अब कॉम्बिनेशन सेकंड की बात करते हैं, तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम अदर लिस्ट B1 और B2 एंड सेक्शन थर्ड। अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज ले लिया, ठीक है, लैंग्वेज ले लिया और वन सब्जेक्ट आपने डोमेन का ले लिया लिस्ट B1 या B2 में से किसी में से, और प्लस आपने GT का टेस्ट दे दिया, तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। अगर यहाँ पे आपने GT का टेस्ट नहीं दिया, आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, तो अब भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर आपने GT का टेस्ट दे दिया तब भी आप एलिजिबल हो। अब बैचलर्स की कुछ, मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BMS, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA जैसे कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी ये सेम रहेगा। लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एनी वन, लिस्ट B1 से कोई भी एक सब्जेक्ट्स, एंड CUET का जो जनरल टेस्ट है वो देना मैंडेटरी है, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन फर्स्ट की, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी एक लैंग्वेज यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे अगर हम BBA जैसे कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, प्लस मैथमेटिक्स, प्लस सेक्शन थर्ड का जो GT टेस्ट है, अगर हमने ये दे दिया ना तो आप एलिजिबल हो कोर्स करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लो, आप अच्छे से ध्यान कर लो, और जो भी मैंने पीछे भी बताई है वो आप नोट भी कर सकते हो। एक बार अच्छे से देख लेना फॉर्म फिल करने से पहले, और जो भी अपनी पढ़ाई अपनी स्टडीज़ कर रहे हो ना उसी अकॉर्डिंग फिर अपनी स्टार्ट कर दो। तो यही था आपकी जो भी मैं कोर्सेज थे, जो मेन कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा जिनकी डिमांड है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया इन सारी चीज़ों में। अब कुछ थोड़ा स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं, और अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से, थोड़ा मेहनत करके थोड़ा और अच्छे से करो, अच्छा स्कोर आ जाए तो जल्दी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं अब स्कोर की कि क्या सेफ़ स्कोर रहेगा, हम मैम कितना स्कोर करें, कितना पढ़ाई करें जितने में हमें एडमिशन मिल जाए यूनिवर्सिटी में। तो मैं स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ कि बस आपने जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज़ किया, आपको पहले ये देख के चलना है कि हमारा मार्क का जो है वो कितना रहने वाला है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, सबके लिए अलग अलग आपको स्कोर करना पड़ेगा। आप जा सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बहुत हाई हमें टॉपर ही हो जाए, मतलब बिल्कुल 800 में 800 आ रहे तभी मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देखिए, अगर आप नॉर्थ कैंपस के लिए सोच रहे हैं, नॉर्थ कैंपस में आप जाना चाहते हैं, तो आउट ऑफ 800 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपने 700 प्लस स्कोर किया है तो आप नॉर्थ कैंपस के लिए एलिजिबल हैं। वही हम बात करते हैं साउथ कैंपस के लिए, 800 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 650 प्लस, ये मिनिमम स्कोर है, ये मिनिमम स्कोर है, इससे आप प्लस कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो साउथ कैंपस के लिए जनरल कैटेगरी से। अगर ऑफ कैंपस की बात करते हैं, ऑफ कैंपस जो सी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं अटैच्ड में, आप उनकी बात करते हो तो 450 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो CUET में, जब आप एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, एक डोमेन आपने चूज़ किया, एक लैंग्वेज, एक GT टेस्ट दे रहे हो, उसमें जब आपका स्कोर आ रहा है
उसका आप 450 प्लस स्कोर कर रहे हैं, मान लो आपने 500 तक प्लस कर लिया, 500 स्कोर कर लिया, तो आप ऑफ कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। मोस्टली डिमांड क्या रहती है स्टूडेंट की, मुझे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की, तो इसके लिए ना थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है इजीली मिल जाएगा, बस 2.0 एप्लीकेशन है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। आप कोर्स के लिए अब जाना चाहते हो तो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आप CUET में इनरोल कर सकते हो। और बेस्ट बात क्या है कि अभी दिवाली ऑफर लगा है, यहाँ पे आपको 30% ऑफ मिल रहा है ऑनलाइन कोर्स में। जब आप अभी इनरोल कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये कोर्स, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मई में एग्ज़ाम होने वाला है, अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, बहुत कम टाइम रहने वाला है। तो आप अगर अभी से इनरोल कर सकते हो तो आप धीरे धीरे करके पढ़ते चलोगे, हम आपको सारी चीज़ें, क्लासेस आपको मिल रही है, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, क्विज भी मिलेंगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको बैच में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से इनरोल कर सकते हो। दिवाली ऑफर में भी हमारे पास में कूपन लगाया है, अब जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो कोर्स में। और कोई डिटेल्स में अगर आपको चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हो। नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर से मैं बोलना चाहती हूँ, लगे रहो, मेहनत करते रहो। जब तक मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अच्छे से मेहनत करो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग जब अच्छे से मेहनत करोगे, खुद को अपना खुद का 100% दोगे ना, जब अगर आपको खुद में लगने लगता कि हाँ यार मैंने अपना 100% दिया है, तो स्कोर भी अच्छा आएगा। टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ाई करो। और ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखना, ख्याल रखना अपना। थैंक यू।